बच्चों हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले भाग में अर्थात अध्याय संख्या 5 का पहला भाग, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था और किस प्रकार से प्राचीन भारत में जो राजाओं का चुनाव होता था उन सभी के बारे में बात की, और वर्ण व्यवस्था में जो जटिलताएं जन्म के आधार पर थी वो धीरे धीरे किस प्रकार से कम हो रही थी। इस भाग में बच्चों मैं आपसे बात करूंगा जनपद और महाजनपदों के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। जनपद, जनपद का तात्पर्य बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो जन अर्थात लोगों के बसने की जो जगह होती है उससे है, अर्थात लोगों के बसने की जगह ही क्या कहलाएगी, जनपद कहलाएगी। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ने होकर किन के राजा बन गए बच्चों, जनपदों के राजा बन गए। अर्थात इन राजा का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या हो रहा है बच्चों, विस्तारित हो रहा है। इस कार्य क्षेत्र और इनके जो साम्राज्य में धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की क्या की थी बच्चों, खुदाई की, जिसमें प्रमुख है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश का दूसरा क्षेत्र है अतरंजी खेड़ा। इन पुरातात्विक स्थलों की पुरातत्वविदों ने क्या करवाई बच्चों, खुदाई करवाई, और इस खुदाई से पता चला कि लोग पहले किस में रहते थे, झोंपड़ियों, अर्थात लोग कहाँ रह रहे हैं बच्चों, अभी कच्चे घरों में रह रहे हैं, कच्चे घरों में और झोंपड़ियों में रह रहे हैं, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को ये लोग क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं, कृषि कर रहे हैं और पशुपालन की ये लोग क्रिया कर रहे हैं। अब देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल इत्यादि प्रकार की जो फसल हैं इनको उगा रहे हैं, और ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बना रहे हैं। हमने पहले भी देखा था बच्चों, इससे पहले भी लोग क्या कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसमें कुछ बर्तन बच्चों धूसर और लाल रंग के होते हैं। इन पुरातत्व से जो मिले विशेष प्रकार के पात्र हैं इनको चित्रित धूसर मृद भांड या फिर चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में बच्चों आप एक मृद भांड देख रहे हैं और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार से जो ज्यामितीय और सरल रेखाओं के द्वारा आकृतियां बनाई गई है और इसको लाल रंग से रंगा गया है, और इन्हीं को क्या कहेंगे बच्चों, चित्रित धूसर मृद भांड के नाम से जाना जाएगा। इन बर्तनों के ऊपर सरल रेखाओं और ज्यामितीय जो आकृतियां हैं इनके रूप में विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की गई है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब बच्चों देखें कि जनपद हमने देखा कि जन के बसने की जगह है, तो ये महाजनपद क्या है। तो बच्चों छोटे छोटे जो जनपद होते थे उनको मिलाकर यदि राजा दूसरे जनपदों को जीतकर एक बड़ा क्षेत्र स्थापित करता तो वो क्या कहलाता, महाजनपद कहलाता। करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक क्या होती थी बच्चों, राजधानी होती थी, और कई राजधानियों में क्या होती थी, किलेबंदी या जो दीवार होती थी वो लकड़ी से, ईंट से या फिर पत्थर से निर्मित की जाती थी। अर्थात बच्चों अब ये राजा क्या कर रहे हैं कि जो अपने जनपद हैं जो महाजनपद कहे जाने लगे हैं, इन महाजनपदों के जो किले हैं इन किलों के अंदर किलेबंदी कर रहे हैं, किलों के चारों ओर क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, किलेबंदी बनवा रहे हैं। और ये किलेबंदी किसके रूप में कर रहे हैं, लकड़ी, ईंट और पत्थर के रूप में कर रहे हैं। अनुमानतः लोगों ने अन्य राजाओं के जो आक्रमण होते थे इन आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इस प्रकार के किलों का और इस प्रकार की जो किलेबंदियां हैं इनका निर्माण किया होगा। तो बच्चों देखें कि किस प्रकार से ये मानचित्र के अंदर अवस्थित हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ये बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं तक्षशिला, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो है गांधार, ये अपनी सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है, ये अवंती का क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण महाजनपद और जनपद के जो नगर हैं वो उस समय होते थे। यहाँ पर बच्चों क्या है, अवंती, अवंती के नीचे वाले क्षेत्र में है उज्जैन, और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो ये क्षेत्र है अपना कौशाम्बी, ये है वज्जी। इन सभी के बारे में बच्चों इस और आगे वाले भाग में मैं आपसे बात करूंगा। ये है कौशल, ये है बच्चों कुरु जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान का जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इस कुरु के पास में ही बच्चों ये क्षेत्र है, इसका नाम है हस्तिनापुर। और
इस क्षेत्र के बारे में हमने पहले भी बात की थी और इसके आगे वाले भागों में भी हम बात करेंगे। और ये क्षेत्र है मगध, जो दो नदियों गंगा और दूसरी नदी बच्चों हमने बात की थी सोन। गंगा और सोन नदियों के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो है अपना मगध का क्षेत्र, और ये प्राचीन और शक्तिशाली राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और आगे भी बात करेंगे। ये यहाँ पर राजगृह है और ये अपना है अंग। इन सभी के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। अभी आप मानचित्र में इनकी अवस्थिति को बच्चों ध्यान से देखिए और अपने दिमाग के अंदर इस प्रकार का एक मैप बनाइए। अब देखिए बच्चों कि जो ये राजाओं के द्वारा जो किलेबंदियां की जाती थी, इससे किस प्रकार का लाभ होता था या फिर किस प्रकार से ये सोच के की जाती थी। तो कुछ राजा विशाल और प्रभावशाली किलेबंदियों के द्वारा क्या करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और शक्ति का प्रदर्शन दूसरे राजाओं के आगे ये करते थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, इसका अंदाज़ा किलेबंदियों से लगाएं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और इनके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी इन राजाओं के लिए क्या होता बच्चों, आसान होता। अब राजा सेना रखने लग गए थे तथा सिपाहियों को भी ये क्या कह रहे हैं बच्चों, नियमित वेतन दे रहे हैं और नियमित रूप से सिपाहियों को पूरे वर्ष भर के लिए रखा जाता है। वहीं बच्चों हमने इससे पहले के राजाओं के बारे में बात की थी, तो वो राजा क्या होते थे, न तो किसी बड़े बड़े महलों में रहते थे और न ही उनके पास में किसी प्रकार की बड़ी बड़ी राजधानियां या फिर इस प्रकार के किले और किलेबंदियां होती थी। उनके पास न ही बच्चों किसी प्रकार की स्थायी सेना होती थी और न ही वो किसी प्रकार के सेना को क्या देते थे, वेतन देते थे। अब बच्चों बात करेंगे कि ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं और धीरे धीरे ये लोग शक्तिशाली होकर किलों का निर्माण कर रहे हैं, महलों का निर्माण कर रहे हैं, स्थायी रूप से सेना को भी रख रहे हैं। स्थायी रूप से सेना रखेंगे और उनको वेतन देंगे, तो वेतन देने के लिए बच्चों इनके पास आय के स्रोत भी होने चाहिए, कमाई के स्रोत भी होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे ये लोग जो कर प्रणाली है उसको लागू करेंगे और लोगों से कर वसूलना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम कहीं भी नहीं देखते कि किसी भी राजा के द्वारा कर वसूला जा रहा है या फिर किसी भी राजा के द्वारा नियमित वेतन पर स्थायी सेना रखी जा रही है। वो राजा न ही बड़े बड़े महलों में रह रहा है, न ही बड़ी बड़ी राजधानियों और किलेबंदियों का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से जो ये परिवर्तन आ रहा है इसको बच्चों आप समझिए और इसके आगे के भागों में आप देखेंगे कि इस प्रकार से परिवर्तन अचानक से आपके सामने दिखेंगे। एक चित्र देखते हैं बच्चों, ये ईंटों से निर्मित की गई दीवार है जो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है इसके इलाहाबाद के पास से मिली ईंटों की ये दीवार का क्या है, अवशेष है। और इसके एक भाग का निर्माण अनुमान लगाया जाता है कि 2500 वर्ष पहले किया होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुरानी दीवारें हैं उनका अवशेष रूप में पुरातत्वविदों ने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो बच्चों इस भाग में यहीं तक बात करेंगे और इसके आगे वाले भाग में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो राजा है कर प्रणाली क्यों लागू करेंगे और किस किस प्रकार से और कितने कितने हिस्से में ये लोग कर की वसूली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।